हाय दोस्त, मैं हूं दीपक चौहान। ये क्लास 10 साइंस का तीसरा वीडियो है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस में उसके आगे जो हम लोग पिछले दो वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज उसके आगे बात किया जाएगा। उसके आगे बढ़ने से पहले ये मेरा चैनल है दास एकेडमी है ना। आप इसको जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे, जितना अधिक से अधिक लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, उससे क्या होगा कि उतना ही ज्यादा मुझे मोटिवेट होगा मैं। हाय दोस्त, मैं हूं दीपक चौहान। आज हम लोग क्लास 10th में तीसरा लेक्चर ये मेरा होगा। इसके पहले दो लेक्चर हो चुका है। अगर आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप लोग उन दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो दास एकेडमी को सब्सक्राइब करके वहां पर आप देख सकते हैं। वहां पे दो वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देख लीजिए है ना। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पर देखा था कि प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में। आपने देखा था कि प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वतः ही प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, जिन्हें देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। उन वस्तुओं को प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे आपने देखा जलता हुआ लालटेन, जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती इत्यादि है ना। इसके बाद आपने देखा कि अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें हमें देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। बिना प्रकाश की सहायता से आप अप्रदीप्त वस्तुओं को नहीं देख सकते। जैसे अगर अंधेरे कमरे में मेज कुर्सी रखा हो तो आपको दिखाई नहीं देगा। जब तक आप टॉर्च नहीं जलाएंगे, जब तक उस कमरे में प्रकाश नहीं होगा, तब तक वो वस्तुओं को दिखाई नहीं देगी। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज पढ़ते हैं प्रकाशिक माध्यम के बारे में। इसके आगे हम देखेंगे प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम, प्रकाशिक माध्यम ना। तो जिस माध्यम से प्रकाश गमन करता है उसी माध्यम को हम कहते हैं प्रकाशिक माध्यम। यह माध्यम तीन प्रकार का होता है। पहला होता है पारदर्शी माध्यम। पहला होता है पारदर्शी माध्यम। ये आप लोग पिछले कक्षा में पढ़े भी होंगे है ना। इसके पहले क्लास में पढ़े होंगे पारदर्शी माध्यम। दूसरा होता है अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम। और तीसरा होता है पारभासक माध्यम, पारभासक माध्यम। ठीक है, आप जानते भी होंगे, नाम से स्पष्ट है। पारदर्शी माध्यम मतलब कि वह माध्यम जिससे प्रकाश इस पार से उस पार होकर चला जाता है, या वह माध्यम जिससे प्रकाश इस पार से उस पार पूरा चला जाता है, उस माध्यम को हम कहते हैं पारदर्शी माध्यम है ना। हमने बताया पारदर्शी माध्यम वह माध्यम होता है जिससे प्रकाश इस पार से उस पार चला जाता है, वह माध्यम कहलाता है पारदर्शी माध्यम। ठीक है, बात आती है अपारदर्शी माध्यम। वह माध्यम जिससे प्रकाश इस पार से उस पार नहीं गमन कर पाता है, उस माध्यम को हम कहते हैं अपारदर्शी माध्यम। जैसे अगर दीवार है तो दीवार के आप इस बगल टॉर्च अगर जलाएंगे तो प्रकाश उस बगल नहीं गुजर पाएगा, उस बगल नहीं जा पाएगा या उस पार नहीं जा पाएगा। तो वह जो माध्यम होगा वो अपारदर्शी माध्यम होगा। तीसरा है पारभासक माध्यम। पारभासक माध्यम वह माध्यम होता है जिससे प्रकाश का कुछ भाग इस पार से उस पार गमन कर पाता है, उस माध्यम को हम कहते हैं पारभासक माध्यम है ना।
हमने बताया प्रकाशिक माध्यम वह माध्यम होता है जिससे प्रकाश क्या करता है, गमन करता है। ठीक है, और ये प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार का होता है। पहला होता है पारदर्शी माध्यम। हमने बताया पारदर्शी माध्यम वह माध्यम होता है जिससे प्रकाश प्रकाश का पूरा भाग इस पार से उस पार गमन कर पाता है। जिस भी माध्यम से गमन कर पाता है वह माध्यम प्रकाशिक पारदर्शी माध्यम कहलाता है। दूसरा अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम वह माध्यम होता है जिससे प्रकाश का कोई भी भाग, प्रकाश का एक भी भाग इस पार से उस पार नहीं जा पाता, या कह सकते हैं प्रकाश इस पार से उस पार नहीं गमन कर पाता, उस माध्यम को हम कहते हैं अपारदर्शी माध्यम। और तीसरा है पारभासक माध्यम, है ना। प्रकाश का थोड़ा सा भाग, मतलब प्रकाश का कुछ ही भाग इस पार से उस पार चला जाता है, उस माध्यम को हम कहते हैं पारभासक माध्यम। जैसे यदि कागज हो, कागज को तेल में डुबा दीजिए और उसके बाद आप देखेंगे इस मतलब कागज की एक तरफ से आपका टार्च जलाएंगे तो टार्च का जो टार्च से जो निकलने वाला प्रकाश होगा उसका कुछ भाग उस पार भी जाएगा, तो वह जो मतलब कागज जो तेल से सना हुआ है, या कह सकते हैं जो कागज जो है तेल से डूबा हुआ है, वह उस समय पारभासक माध्यम का कार्य करेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसलिए अब हम आगे लोग बढ़ेंगे प्रकाशिक पुंज। प्रकाशिक पुंज, देखिए प्रकाशिक पुंज जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है समांतर प्रकाश किरण पुंज। समांतर प्रकाश किरण पुंज। समांतर प्रकाश किरण पुंज, ठीक है। देखिए क्या होता है समांतर प्रकाश किरण पुंज। यदि प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के परस्पर समांतर हों तो प्रकाश की इन सभी किरणों को हम कहते हैं समांतर प्रकाश किरण पुंज। जैसे देखिए यदि प्रकाश की सभी किरणें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हों, यहाँ पे देखिए जितने भी प्रकाश किरणें हैं यह क्या है, एक दूसरे के समांतर है, तो इन्हें हम कहेंगे समांतर प्रकाश किरण पुंज। समांतर प्रकाश किरण पुंज। समांतर प्रकाश किरण पुंज, है ना। अब जानते हैं कि 2 रेखाएं परस्पर समांतर तभी होती हैं कि 2 रेखाओं की प्रत्येक बिंदु, इन दोनों रेखाओं की प्रत्येक हर जगह कहीं भी डिस्टेंस निकालेंगे तो समान होना चाहिए। अगर यहाँ भी दूरी निकालेंगे तो उतना ही होगा, यहाँ भी दूरी निकालेंगे तो उतना ही होगा, यहाँ भी दूरी निकालेंगे तो उतना ही होगा। मतलब 2 समांतर रेखाओं के बीच कहीं भी आप दूरी निकालेंगे वो परस्पर क्या आएगी, समान आएगी। तो इन किरणों को हम कहते हैं समांतर किरण। तो यदि प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हैं तो इन्हें कहते हैं समांतर प्रकाश किरण पुंज, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं दूसरा होता है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। दूसरा है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। ठीक है। यदि प्रकाश की सभी किरणें किसी एक ही बिंदु पर एकत्रित हो रही हों, यदि प्रकाश की सभी किरणें किसी एक ही बिंदु पर आकर मिल रही हों, देखिए प्रकाश की जितनी भी किरणें हैं ये सभी क्या हो रही है, एक ही बिंदु पर आकर मिल रही हैं, तो प्रकाश के इस प्रकार किरण पुंज को हम कहते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी का मतलब होता है एकत्रित होना, मतलब झुकाव, किसी एक बिंदु पर प्रकाश की किरणों का आकर मिलना।
तो यदि सभी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिल रही हो या किसी एक बिंदु पर आकर एकत्रित हो रही हो, इन प्रकाश की किरणों के समूह को हम अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो ये जो होगा अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। हमने बताया यदि प्रकाश की सभी किरणें किसी एक ही बिंदु पर आकर एकत्रित हो रही हो तो इन प्रकाश की किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। और तीसरा है अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अभी मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको, मैंने बताया प्रकाशिक माध्यम के बारे में, बताया कि प्रकाशिक माध्यम 3 होते हैं। पहला होता है पारदर्शी माध्यम, वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश का भाग इस पार से उस पार गमन कर पाता है, उस माध्यम को हम कहते हैं पारदर्शी माध्यम। हमने उसके बाद दूसरा पढ़ा अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम वह माध्यम होता है जिससे प्रकाश का भाग इस पार से उस पार नहीं जा पाता, इस पार से उस पार नहीं गमन कर पाता, उस माध्यम को हम कहते हैं अपारदर्शी माध्यम। जैसे अगर दीवार है तो दीवार के इस साइड से आप टार्च अगर जलाएंगे तो प्रकाश उस दीवार के उस पार नहीं जा पाएगा, तो जो दीवार हुआ वो अपारदर्शी माध्यम का कार्य करेगा। ठीक है, और तीसरा है पारभासक माध्यम, वह माध्यम जिससे प्रकाश का कुछ भाग, संपूर्ण भाग नहीं, कुछ ही भाग इस पार से उस पार चला जाता है, तो वह उस माध्यम को हम कहते हैं पारभासक माध्यम। इसके बाद हमने देखा प्रकाश किरणों के समूह को, तो हमने पहला पढ़ा समांतर प्रकाश किरण पुंज। यदि प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो उन समांतर प्रकाश किरणों के समूह को हम नाम देते हैं समांतर प्रकाश किरण पुंज। इसके बाद हम दूसरा देखा अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। यदि प्रकाश की सभी किरणें किसी एक ही बिंदु पर आकर मिल रही हो, देखिए ये अभिसारी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे हम पढ़ाएंगे लेंस में तो वहां भी ये शब्द आएगा अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस। वहां पे पूछा जाता है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो यहाँ वहां हम बताएंगे इस वर्ड का मतलब। पहले यहाँ पे समझ लीजिए, ये लेंस में भी यह वर्ड आएगा, तो यहाँ पे अभिसारी का मतलब होता है एकत्रित होना। क्या होता है? एकत्रित होना। यदि प्रकाश की सभी किरणें किसी एक ही बिंदु पर आकर मिल रही हो तो इन किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। और तीसरा है अपसारी प्रकाश किरण पुंज। और लास्ट है अपसारी प्रकाश किरण पुंज। देखिए, यदि प्रकाश की सभी किरणें किसी एक ही बिंदु से फैल रही हो, है ना, यदि प्रकाश की सभी किरणें किसी एक ही बिंदु से फैल रही हो तो इन प्रकाश की किरणों के समूह को हम अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे देखिए, जितनी भी प्रकाश किरणें हैं किसी एक ही बिंदु से चारों ओर फैल रही हो, यह इधर भी हो सकता है, मतलब वो किधर किसी भी दिशा में फैल सकती हैं। ठीक है, तो अपसारी प्रकाश किरण पुंज वह होता है किसी एक ही बिंदु से फैलने वाली प्रकाश की किरणों के समूह को, किसी एक ही बिंदु से फैलने वाली प्रकाश की किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अपसारी प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज। यदि प्रकाश की सभी किरणें किसी एक ही बिंदु से फैल रही हो
तो प्रकाश के इन किरणों के समूह को हम अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, आपकी एग्जाम की दृष्टि से और ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, और ना और उससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। देखिए मिरर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, दर्पण। ठीक है, एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, प्लेन मिरर, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, देखिए हमने बताया कि दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं प्लेन मिरर और इसे इंग्लिश में हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे समतल दर्पण क्या होता है। देखिए समतल दर्पण की से आपके एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके पिछला पेपर हुआ था 10th में, उसमें उससे समतल दर्पण से क्वेश्चन पूछे गए थे। आइए हम देखते हैं कैसा क्वेश्चन बनता है और इसकी प्रॉपर्टी कितनी होती है। समतल दर्पण की प्रॉपर्टी से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस समतल दर्पण से संबंधित हम पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। समतल दर्पण, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। ठीक है, देखिए पहले तो समझते हैं कि समतल दर्पण है ना। देखिए समतल दर्पण एक खुले हुए आसमान की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, समतल दर्पण एक खुला हुआ आसमान की भांति व्यवहार करता है। अगर हम देखें तो समतल दर्पण की फोकस दूरी, आगे हम पढ़ाएंगे फोकस दूरी क्या होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ही क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। हर साल क्वेश्चन पूछाता है विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। जो आप यहाँ पे वर्ड सुन रहे हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, जब हम गोलीय दर्पण पढ़ाएंगे तो वहां इनकी डिफिनीशन और उसकी पूरी डिटेल हम बताएंगे। ठीक है ना, क्या होता है वक्रता त्रिज्या और क्या होता है फोकस दूरी, है ना। तो हम पहला नोट में देख लेते हैं। पहला पॉइंट, समतल दर्पण की, समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ही अनंत होती है, दोनों ही अनंत होती है, दोनों ही अनंत होती है। तो हमने बताया कि समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ही अनंत होती है। अगर देखिए फोकस दूरी जब अनंत होगी तो वक्रता त्रिज्या भी अनंत होगी। आगे हम एक रिलेशन पढ़ाएंगे, जो दर्पण की फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसको हम प्रूव भी करेंगे कि दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर फोकस दूरी इनफाइनाइट है तो वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अगर आप फोकस दूरी का मान इनफाइनाइट रखते हैं, इनफाइनाइट इक्वल टू, यदि f इक्वल टू इनफाइनाइट है तो अगर r का मान निकालें तो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट गुणे 2, और इनफाइनाइट में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे उसका मान कितना आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा।
तो हमने देखा कि जब समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत थी तो वक्रता त्रिज्या भी क्या है, अनंत है। तो इससे पता चलता है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, दूसरा हम लोग पॉइंट देखते हैं। ये जितने भी आपको पॉइंट पढ़ाए गए वो सारे के सारे पॉइंट महत्वपूर्ण हैं और आप ध्यान से पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में नोट भी कर लेंगे इसे। ठीक है, दूसरा है समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन। देखिए रेखीय आवर्धन को यम से दिखाते हैं। समतल दर्पण का जो रेखीय आवर्धन होता है वह 1 होता है। यम बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, समतल रेखीय आवर्धन का मतलब होता है कि प्रतिबिंब वस्तु का कितना गुना है। आगे हम पढ़ाएंगे क्या होता है रेखीय आवर्धन। अभी फिलहाल यहाँ पे समझ लीजिए, रेखीय आवर्धन का मतलब होता है कि जो प्रतिबिंब है वह वस्तु का कितना गुना है। अगर जितनी लंबाई वस्तु की हो उतनी ही लंबाई प्रतिबिंब की हो तो हम कहेंगे जो प्रतिबिंब है वह वस्तु की लंबाई की 1 गुनी है। तो समतल दर्पण में जो समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है वह 1 होता है। इसलिए 1 होता है क्योंकि समतल दर्पण किसी भी वस्तु का इमेज जितनी हाइट की वस्तु होती है ठीक उतनी ही हाइट का वो उसका इमेज बनाता है, मतलब उसका प्रतिबिंब बनाता है। अगर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है तो समतल दर्पण उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाएगा वह भी 5 सेंटीमीटर का ही होगा। तो इससे यह पता चलता है कि समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट और सबसे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके पिछले जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि समतल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि समतल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। देखिए समतल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह सदैव आभासी, सीधा और वस्तु की बराबर बनता है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। समतल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब